हेलो गाइस, तो आज हम वापस से शुरू कर रहे हैं वही से जहाँ से हमने छोड़ा था कल। कल हमने किया था ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमने सेक्शन नंबर 101, ठीक है, जो कि पनिशमेंट फॉर मर्डर की बात करता था। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 105, जो कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड की बात करता था। इसके अलावा सेक्शन नंबर 106, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि नेग्लिजेंस के द्वारा आप किसी की डेथ कॉज करते हो, उसकी हमने बात की थी। हाँ, उसके बाद था सेक्शन 109, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, मर्डर करने का प्रयास करना। एंड सेक्शन नंबर 115, मतलब कि 115, जो कि बात करता था अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में। अब अब आज हम देखने जा रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस तो नहीं हैं, मतलब है, बट जो एग्ज़ाम में आते हैं, जेएमएफसी के अंदर आते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले उनको देखेंगे, बाद में आगे बढ़ते हैं। सो टोटल इम्पोर्टेंट जो है, आज हम 6 सेक्शंस कर देंगे। सेक्शन नंबर 63, सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 69, सेक्शन 74, सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 85 एंड सेक्शन नंबर 137। अब सबसे पहले जो ऑफेंसेस वुमेन के लिए होते हैं, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात की, तो सबसे पहले देखते हैं वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स होते हैं, बड़े क्राइम्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 63 की हमने बात की थी, वो बात करता है डेफिनेशन के बारे में। किसकी डेफिनेशन? रेप की डेफिनेशन के बारे में। एंड 64 हमें बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में। आगे जैसे ही हम इसके मतलब इस टॉपिक को कवर करेंगे, सेक्शन 63 एंड 64 देखेंगे, तब मैं समझाऊंगा कि भाई 63 में रेप जो है उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, एंड पनिशमेंट फॉर रेप 64 में दिया गया है वो क्या है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 69 के बारे में। कह रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स, एग्जाम्पल फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है। आप मैरिज करने के लिए किसी को फॉल्स प्रॉमिस करते हो, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फॉल्स प्रॉमिस करते हो, तो उसकी बात हमें सेक्शन नंबर 69 में दी गई। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 74, बात करता है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन। कोई भी महिला हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो, आपने उन पर असॉल्ट या फिर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी बारे में हमें सेक्शन नंबर 74 बात करता है। एंड इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 75, जो कि हमें बताता है सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब सेक्शन नंबर 85 आ जाता है। 85 बात करता है क्रूअलिटी बाय हस्बैंड या तो फिर उसके रिलेटिव्स, ठीक है। पहले ये जो है ना, वो हस्बैंड तक ही सीमित था, मतलब कि उसके रिलेटिव्स पर ये चीज़ें लागू नहीं होती थी। मान लीजिए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, वाइफ को मारा पीटा जाता है, पर पहले सबसे पहले हस्बैंड पर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता था। अब जो है ना, वो पूरी फैमिली के ऊपर हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 137 पर, जो कि बात करता है किडनैपिंग के बारे में, ठीक है। अब यहाँ तक आपने देखा, मतलब कि 6 सेक्शंस, 63, 64, 69, 74 एंड 75, ठीक है। ये 5 और इसके बाद 85, ये भी बात करता है वुमेन्स के बारे में, पर एक सेक्शन 137 आया, ठीक है, वो हमेशा याद रखना, किडनैपिंग, ठीक है। जनरली चाइल्ड्स पर मतलब ये सेक्शन लागू होता है। चाइल्ड्स जो होते हैं बेचारे एक्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब चाइल्ड्स कह सकते हैं कि चाइल्ड जो बेचारे जो होते हैं, ठीक है, उन पर उनको किडनैप किया जाता है। यहाँ पर वुमेंस की बात नहीं हो रही है। तो एक सेक्शन 137 नंबर का सेक्शन हमें दिया गया है, जो कि चाइल्ड के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 63, रेप क्या है। डेफिनेशन जो है रेप की, वो शुरू होती है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो हमें लिखा गया है, वो कह रहा है कि इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पीनिस टू एन एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person, ठीक है। मतलब कि वो पेनिट्रेट करता है अपनी पीनस को वुमन के वजाइना में, उसके माउथ में, यूरेथ्रा में, या फिर एनस में, ठीक है। या फिर वो वुमन को मजबूर करता है कि भाई आपको, मतलब ऑब्वियसली फोर्सफुली करेगा, ठीक है।
तो मतलब आपको ये करना है, ऐसा बोलकर तो थोड़ी करेगा, वो फ़ोर्सफुली करेगा। तो उसको हम कहेंगे वो खुद के साथ कर मतलब खुद से कर रहा है या फिर किसी के साथ करने के लिए वो वुमन को फ़ोर्स कर रहा है, क्रिमिनल फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा बोला जाएगा कि वो रेप कमिट कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, जो उसकी पीनस नहीं है, उसके अलावा किसी भी चीज़ को, उसके हाथ को या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वुमन के कह सकते हैं कि वजाइना या फिर माउथ या फिर जो हमने ऊपर बातें पढ़ी थी, यूरेथ्रा, एनस के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करता है, खुद से करता है, वुमन को फ़ोर्स करवाता है या फिर किसी और के साथ फ़ोर्सफुली करने को बोलता है, ठीक है? वो है हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि भई वो मैनिपुलेट करता है, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ वुमन की जो बॉडी है, उसके किसी भी पार्ट को मैनिपुलेट करता है, सो एज़ टू कॉज़ पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस या फिर एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमन, ठीक है? और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है? ये है हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि भाई अप्लाइज हिज माउथ, ठीक है, टू वजाइना, एनस, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन, ठीक है? या तो फिर खुद कर रहा है या वुमन को फोर्सफुली करने को बोल रहा है या फिर किसी और के साथ करने को बोल रहा है। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि अगेंस्ट अगेंस्ट हर विल, मतलब कि उसके जो कंसेंट लिए बिना, ठीक है, उसकी विल नहीं है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, फिर भी कर रहा है। फिर दूसरा विदाउट हर कंसेंट, मतलब कंसेंट नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है, फोर्सफुली कर रहा है। तीसरा कि विथ हर कंसेंट बट कुछ ब्लैकमेल किया हुआ है या फिर वो लड़की का कंसेंट जो है वो ब्लैकमेल करके या फिर कुछ चीज़ें ऐसी करके कंसेंट ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया हुआ है। तो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वो प्यार करती है या फिर जिसके लिए उसको इंटरेस्ट है, ठीक है, उस बंदे को उसके माथे पर बंदूक रख के हो सकता है कि आप उससे लड़की को हार्म लगा लो। तो ये सारी चीज़ें फोर्सफुली में ही आएगी एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर अगेंस्ट हर विल और एंड विदाउट हर कंसेंट ही मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि लड़की को कुछ शराब दे दिया, लड़की ऐसा समझ रही है कि आप उसके हस्बैंड हो, आप उसके साथ कुछ बुरा कृत्य कर रहे हो, ठीक है? तो उस केस के अंदर भी इसको माना जाएगा कि आपने फ़ोर्सफुली और चीटिंग करके उसका कंसेंट लिया गया है। मतलब कि लड़की, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, इसी सब पॉइंट्स के अंदर फिफ्थ पॉइंट है कि भाई लड़की को इंटॉक्सिकेट कर दिया, आपने कुछ ऐसी दवाई दे दी जिससे वो अपने होश में ही नहीं है, आप कुछ कर रहे हो, तो आप तब भी नहीं कह सकते कि उसका कंसेंट था। फिर उसके अलावा दो और पॉइंट्स हैं जो कि बोल रहे हैं, सिक्स और सेवन पॉइंट जो बोल रहे हैं विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल से छोटी उम्र की लड़की है तो उसके साथ तो नहीं कर सकते भाई, बिकॉज उसका कंसेंट जो है वो मान्य ही नहीं माना जाएगा। उसने कंसेंट दिया है फिर भी उसको कंसेंट नहीं बोला जा सकता। एंड व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मतलब मान लो कि हो सकता है कि लड़की बोल ही नहीं सकती, वुमन जो है वो बोल ही नहीं सकती है, तो उस केस के अंदर भी उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन भी हमें दिया गया है जो कि हमें बोल रहा है कि वेजाइना जो वर्ड यूज़ किया है इसके अंदर, उसमें हम लाबिया मेजोरा टर्म को भी इंक्लूड करेंगे। वो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाबिया मेजोरा, तो वो सर्च कर देना। एक्सप्लेनेशन टू बात करता है कंसेंट के बारे में। अगर किसी भी महिला ने, वुमन ने अग्री होके खुशी से अपने मन से अगर आपको कंसेंट दिया है और वो बोल रही है कि वो किसी भी इस तरीके के एक्ट को करने के लिए राज़ी है, तो उसे ही हम कंसेंट मानेंगे और किसी चीज़ को कंसेंट नहीं मानेंगे। अब इसके साथ साथ दो एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पर अगर कुछ चीज़ डॉक्टर्स को करनी पड़ती है, ठीक है, तो उस चीज़ों में अगर वो वैलिड चीज़ें हैं, उसका रीज़न है डॉक्टर के पास, तो उसे भी रेप नहीं माना जाएगा। और उसके अलावा जो हस्बैंड है, ठीक है, वो वाइफ के साथ कुछ करता है, तो उसे भी जो है लॉ रेप नहीं मानती है।
अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 64 जो कि पनिशमेंट ऑफ रेप की बात करता है। तो ये सेक्शन जो है वो शुरुआत ही ऐसे होता है कि whoever accepts in the cases provided for in subsection number 2 commits rape, ठीक है, shall be punished with rigorous imprisonment, ठीक है, of either description for a term which shall not be less than 10 years। 10 साल से कम की रिगरियस इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, बट विच में एक्सटेंड्स टू imprisonment for life and shall also be liable to fine। अब सबसेक्शन नंबर 2 की बात की थी फर्स्ट सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो सबसेक्शन नंबर 2 के लिए कुछ अलग रूल्स थे, ये हमें पता चल गया। तो क्या रूल्स थे? सबसे पहले बोल रहा है whoever being a police officer commit a rape, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर उसको बनाया गया है एंड वो रेप कमिट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट बोला गया है इसके ये सब पॉइंट के सब पॉइंट में कि भाई बोल रहा है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, जहाँ पर उसको एज ए पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। दूसरा सब पॉइंट है कि इन द प्रीमाइसिस ऑफ एनी स्टेशन, ठीक है, स्टेशन हाउस। तो तीसरा पॉइंट है कि उस पुलिस ऑफिसर के अंडर में किसी वुमन को रखा गया है एंड उस पर कर रहा है, या फिर वो मतलब पुलिस ऑफिसर है और कोई जो पर्सन है वो उसके नीचे है, उसके नीचे उसके हाथ के नीचे काम कर रहा है, वो कमिट कर रहा है, या फिर वो किसी के हाथ के नीचे काम कर रहा है एंड वो कमिट कर रहा है रेप के ऑफेंस को। ये तो बात हो गई पुलिस ऑफिसर के बारे में। अब इसके बाद में टू सब क्लॉज का बी पॉइंट आता है। बी पॉइंट हमें बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। और पब्लिक सर्वेंट है और उसके कस्टडी में कोई महिला है, ठीक है, उसने किसी महिला को पकड़ रखा है, उसके पास ये अथॉरिटी होगी एंड उसने पकड़ रखा है एंड फिर वो इस तरीके के कृत्य को मतलब कि रेप के ऑफेंस को कमिट करता है। अब तीसरा मतलब सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी पॉइंट जो है हमें बताता है कि भाई आर्म फोर्स का कोई मेंबर, कि भाई कोई पर्सन है वो आर्म फोर्स में है, उसको एज अ आर्म फोर्स का मेंबर अपॉइंट किया गया है किसी भी एक एरिया में एंड वो वहाँ पर उस एरिया में रहकर किसी भी वुमन के साथ ऐसा काम करता है, ऐसा ऑफेंस करता है। डी पॉइंट बात करता है कि मैनेजमेंट में बैठा कोई भी व्यक्ति या फिर स्टाफ का कोई भी व्यक्ति जो जेल का स्टाफ है, जेल का अ, कह सकते हैं कि मैनेजमेंट संभाल रहा है, ऐसा कोई भी बंदा कस्टडी में रखी गई किसी भी महिला के साथ ऐसा कृत्य करता है, ऐसे ऑफेंस करता है, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। फिर ई पॉइंट बात करता है बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल commits rape on a woman in that हॉस्पिटल, और अब रिलेटिव हो, गार्डियन हो, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो ट्रस्टवर्दी जिसको हम ट्रस्टवर्दी मानकर वुमन की जो कस्टडी है उसको सौंपते हैं, ठीक है। एंड मतलब कस्टडी तो क्या, बट वुमन का ध्यान रखने के लिए जो साथ में है गार्डियन हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है, वो उस महिला पर ऐसा खराब क्राइम जो है अगर कमिट करता है, ठीक है। फिर कोई भी पर्सन जो कम्युनल या फिर सेक्ट्रे सेक्टेरियन वायलेंस के टाइम पर ऑफेंस कमिट कर रहा है। फिर कोई भी वुमन जो प्रेग्नेंट है उस दौरान उस वुमन पर ये कृत्य कर रहा है, मतलब ये ऑफेंस कर रहा है उस टाइम पर, उसको पता होने के बावजूद भी कि द वुमन इज़ प्रेग्नेंट। अब कोई महिला जो कंसेंट नहीं दे पा रही है उस महिला पर जो है वो रेप कर रहा है। तो अब ये पॉइंट हमें बात करता है कि भाई वुमन पर उसका कंट्रोल है, ठीक है, डोमिनेंस है, और उस टाइम पर जो है वो इस तरीके का ख़राब ऑफेंस कर रहा है। तो के पॉइंट बात करता है कि भाई वुमन इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग है, मतलब हो सकता है कि वो सोच समझने की शक्ति गुमा बैठी है, मेंटल या फिर फिज़िकल डिसेबिलिटी से जूझ रही है और उस महिला पर आप ऐसा ऑफेंस करते हो। तो एल पॉइंट बात करता है कि भाई वुमन के साथ जब आपने ऐसा किया तो और उसको सीरियस बॉडीली इंजरी दी
जो कि हमने निर्भया के केस के अंदर देखा था, तो उनको बहुत ही ख़राब तरीके की इंजरीज़ दी। तो ऐसा कोई भी कृत्य करते हो तो अहम पॉइंट बात करता है कि भाई किसी भी महिला पर बार बार आप सेम ऑफेंस, रेप का जो ऑफेंस है वो कर रहे हो, तो अब इस ऐसे सारे केस में, ये सब सेक्शन नंबर 2 के पॉइंट्स है, इन सारे केस में बिकॉज ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भी व्यक्ति ऐसा क्राइम करता है उसको 10 ईयर्स तक की तो मिनिमम लीगलियस इम्प्रिजनमेंट मिलती है, बट साथ ही साथ जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यहाँ पर पर्सन की नेचुरल लाइफ से। अब सीधा आ जाते हैं सेक्शन नंबर 69 जिसकी हमने बात की थी। तो सेक्शन नंबर 69 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स, ठीक है ना, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हमने बात की थी कि भाई शादी का झूठा वादा करके या फिर एम्प्लॉयमेंट देने का झूठा वादा करके आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इन सारे केसेस को यहाँ पर जो है डील किया गया है। कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति डिसाइडफुल मीन्स से, ठीक है, किसी भी महिला के साथ ऐसा कृत्य करता है, उसको लालच देके भाई एम्प्लॉयमेंट दे देगा या फिर हो सकता है कि शादी कर देगा, ठीक है, एंड उसका ये जो वादा करना है वो जानता है कि वो उसको फुलफ़िल नहीं करने वाला है, ठीक है, तो ऐसे सारे केसेस के अंदर माना जाएगा कि वो डिसाइडफुल मीन्स से काम कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाएगा। एंड यहाँ पर बिकॉज महिला ने है जो खुद से भी कंसर्न दिया शादी का वादा सोच के या फिर एम्प्लॉयमेंट का वादा सोच के, बट उसको फुलफ़िल नहीं किया, एंड दैट इज़ वाई उस पर्सन को, जो मैन जो ये चीज़ कर रहा है, उसको जो है रेप की सज़ा तो नहीं मिलेगी, बट जो सज़ा मिलेगी वो है 10 साल तक एक्सटेंड होने वाली सज़ा, ठीक है, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। अब डिसाइडफुल मीन्स का मतलब हमें एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया गया है। कह रहे हैं कि शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, या एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रमोशन या फिर मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ठीक है। 74 अब इसके बाद हम करेंगे, जो कि बात करता है कि असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन with the intent to outrage her modesty. Whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, उसको सज़ा मिलेगी टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, बट विच मे एक्सटेंड्स टू 5 ईयर, मतलब 5 साल तक जिस तरीके का उसने ऑफेंस, जिस पावर से उसने वो ऑफेंस किया होगा, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा मॉडेस्टी को हार्म किया हो, तो फिर ज़्यादा सज़ा होगी, 5 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, विच मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 75 के बारे में। सेक्शन नंबर 75 हमें बताता है सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में। कह रहा है कि भाई अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है ना, तो कौन सी एक्ट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकमिंग एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरशेयर्स ओवरशेयर्स। अब कोई भी महिला है वो खुद से ही ना बोल रही है कि भाई उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई पर्सन जो है ये कमिट कर रहा है, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट बढ़ा रहा है या फिर एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर। इसका मतलब है कि भाई उसका मन नहीं है, फिर भी वो जो महिला का मन नहीं है, बट फिर भी वो पर्सन जो है उसके पास जाता है and उसे छेड़ता है, ठीक है, फिर वो डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट है कि भाई वो पोर्नोग्राफी, ऐसे वीडियोस, ख़राब वीडियोस जो है वो वुमन को शो करता है, दिखाता है, और उसके कंसेंट के बिना, उसके बिल के बिना, वुमन की बिल नहीं है फिर भी दिखा रहा है, फिर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शो कर रहा है या फिर बना रहा है,
तो कहा जाएगा कि भाई पर्सन ने सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो कमिट की है। अब इसमें जो सब क्लॉज नंबर 1, 2 और 3 के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसको कमिट करता है, ठीक है, तो भाई उसको क्या सज़ा मिलेगी पता है? 3 साल तक की रिगरियस इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या तो फिर दोनों। अब थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कि भाई एनी पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 1, specified in clause number 4 of subsection number 1 shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो भाई अब हम करने जा रहे थे सेक्शन नंबर 85 जो कि बात करता है क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के बारे में। अब कोई भी महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, ठीक है, तो उस दौरान मतलब कि वो एक हाउस होल्ड को शेयर कर रहे हैं। अब हो सकता है कि रिलेटिव्स भी साथ में ही हाउस होल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, तो महिला जो है वो जो है बहुत कुछ फेस कर रही है, मार खा रही है, पीट रही है, ठीक है, और किसके द्वारा? उसके हस्बैंड के द्वारा एंड उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। तो इन सभी को इस सेक्शन के अंदर कवर कर दिया गया है। पहले जो है वो खाली हस्बैंड पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता था, डीवी एक्ट लग सकते थे, बट अब यहाँ पर बीएनएस जो है हस्बैंड के साथ साथ उसके रिलेटिव को भी जो है सज़ा देता है। सज़ा क्या है कि 3 साल तक अगर प्रूव हो जाता है कि भाई हस्बैंड ने जेन्युइनली और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उसने सही में बेचारी जो लड़की है उस पर क्रूअल्टी दिखाई है, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में, ठीक है, क्या होगा कि 3 साल तक की सज़ा जो है वो मिल सकती है एंड फाइन एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, इतनी सज़ा हो सकती है। अब सबसे लास्ट सेक्शन जो हमने बात की थी कि भाई जहाँ पर चाइल्ड जो होता है उसको किडनैप किया जाता है अक्यूज़ के द्वारा। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था कि चाइल्ड को गलती से एक्यूज़ बोल दिया था, बट हाँ, एक्यूज़ के द्वारा चाइल्ड को किडनैप किया जाता है एंड जो मतलब अ, जो पर्सन है वो किडनैप करता है उसको क्या क्या सज़ा मिलेगी एंड क्या डेफिनेशन है किडनैपिंग की वो देखते हैं। अब सबसे पहले जहाँ पर डेफिनेशन चालू हो रही है तो हमें बताया गया है कि भाई किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्डियन, ठीक है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है वो देखते हैं। अब देखो चाइल्ड के किडनैप तो ज़्यादा होते हैं बट यहाँ पर पर्सन की बात है, ठीक है, तो ए नंबर का पॉइंट हमें बताता है कि whoever conveys any person, ठीक है, beyond the limit of India without the consent of that person, without the consent of that person, ठीक है, legally authorized to consent on behalf of that person is said to keep said to kidnap that person from India। दूसरा पॉइंट हमें चाइल्ड के बारे में बात करता है कि भाई चाइल्ड ऑफ अनसाउंड। अब चाइल्ड जो है ना उसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि वो अनसाउंड माइंड का ही है, उसे इतनी सोच समझने की क्षमता नहीं होती, तो उसकी परमिशन लोगों ना लो वही की बात है। बट लॉफुल गार्डियन जो उसका है उसकी परमिशन लिए बिना आप उसे जो है ले जाते हो कहीं पर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है उसको कहीं जगह पर बंद कर कर रख दिया आपने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस खाली ले भी गए तो उसको भी हम किडनैपिंग बोलेंगे। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया है, बात करता है लॉफुल गार्डियंस के बारे में। कौन हो सकता है लॉफुल गार्डियन? तो भाई उस चाइल्ड को है ना भरोसा रखकर किसी को जो है उसकी कस्टडी सौंपी गई है, तो चाइल्ड की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप हो सकते हैं या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको जो है लीगल गार्डियनशिप दे रखी गई है, तो उन्हें हम बोलेंगे लॉफुल गार्डियन। अब ये लॉ जो है ना वो ऐसे किसी पर्सन पर लागू नहीं पड़ता जो कि गुड फेथ में किसी चाइल्ड को ऐसा बोलकर या फिर ऐसा मानकर कि भाई ये मेरा इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसको ले जाता है, तो उस पर ये चीज़ लागू नहीं पड़ती। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई जो लॉफुल कस्टडी है वो मेरे पास है, तो ये चीज़ एक अलग चीज़ हो जाती है। अनलेस ये जो एक्ट जो उस पर्सन ने की, ठीक है, वो किसी इलीगल, इमोरल या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए हुई हो, तो फिर उसको इस एक्ट में काउंट करेंगे। अदरवाइज कुछ गुड फेथ में की गई हो तो इससे बाहर नहीं।
अब जैसे हमने बात की थी कि इंडिया से बाहर ही ले ले गए किसी पर्सन को, ठीक है। तो भाई जिसने उस पर्सन को इंडिया से बाहर ले गए, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना, उसकी विलिंगनेस के बिना, तो भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे किडनैप करता है उसको किस चीज़ की सज़ा मिलेगी? 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होने वाली लाइफ, सॉरी, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होने वाली जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी सज़ा मिल सकती है, एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसके बारे में हमको करना था। जेएमएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स, टेररिज्म्स इन नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, वो हम कल देख लेते हैं एक बार। आज फ़िलहाल के लिए इतने ही रखते हैं।